हमें कहना चाहिए कि वो मरे नहीं, वो तेलंगाना बनता हुआ देखने के लिए जिंदा रहें, वो मरे नहीं। उन लोगों का मरना देश के हित में नहीं होगा, घातक होगा। इसलिए मैं केवल वहां के अपने बहन भाइयों से एक अपील करना चाहती हूँ, सोदर सोदरी मनुलारा, तेलंगाना कोसम बलिदानम बद्दू, तेलंगाना चूड़ाडानिकी व्रतकाली। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से 17 एमपीज इस सदन में जीत कर आते हैं, लेकिन 13 एमपीज ने अपनी पीड़ा और आक्रोश को अभिव्यक्ति देते हुए इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 119 ये 13 इस्तीफे आपके पास पड़े हैं मैडम। आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 119 लोग तेलंगाना रीजन से जीत कर आते हैं और 101 लोगों ने आंध्र प्रदेश की विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। अभी आपके सामने एक साथी उधर से बोल रहे थे तेलंगाना के विषय में चर्चा होनी चाहिए। जिन तीनों के नाम लिए हैं उन तीनों ने और एक अन्य ने, 4 ने रिजाइन नहीं किया और 13 ने रिजाइन किया है। ये तीनों के जिनके नाम है वो सच है कि उन 3 ने रिजाइन नहीं किया। वो जो 4 नहीं रिजाइन किए उनके नाम इन्होंने लिए हैं कि जयपाल रेड्डी ने रिजाइन नहीं किया और बाकी 2 ने रिजाइन नहीं किया। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रही थी अध्यक्ष जी कि देश की लोकसभा और आंध्र प्रदेश की विधानसभा में धीरे धीरे बेजुबान हो रहे तेलंगाना को जुबान देने के लिए मैंने ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया। अध्यक्ष जी, तेलंगाना का इतिहास एक तरफ संघर्ष की गाथाओं से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ विश्वासघात के प्रसंगों से भी पटा पड़ा है। पता नहीं इस सदन में कितने लोगों को ये मालूम है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन तेलंगाना उसके साथ आजाद नहीं हुआ। तेलंगाना आजाद हुआ 17 सितंबर 1948 को, यानी भारत की आजादी के भी 1 वर्ष के से ज्यादा संघर्ष करके हजारों लोगों के बलिदान के बाद तेलंगाना को आजादी मिली। अभी आजादी की खुशी वो मना भी नहीं पा रहे थे पूरी कि उनके सर पर तलवार लटक गई आंध्र प्रदेश के साथ विलय की। विरोध शुरू हुआ, वो लोग आंध्र प्रदेश के साथ विलय नहीं चाहते थे। एक फजल अली कमीशन बैठा 1953 में, उन्होंने कहा कि विलय उचित नहीं होगा और अगर विलय करना ही है तो एक चुनाव 1961 का हो जाने दो। वहां तेलंगाना के रीजन से आए हुए अगर 2/3 विधायक ये कहें कि आंध्र प्रदेश में विलय कर दो तब करना, वरना मत करना। मैं उधर बैठे हुए साथियों को याद दिलाना चाहती हूँ, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस विलय को बेमेल बताते हुए ये कहा था कि आंध्र और तेलंगाना का विलय उसी तरह से है जिस तरह से एक इनोसेंट लड़की, एक भोली भाली लड़की की शादी एक मिस्चीवियस बॉय, एक शरारती लड़के से कर दी जाए। और उन्होंने ये कहा था कि ये शादी नहीं चलेगी और जब ये शादी ना चले तो ये पति पत्नी की तरह अलग अलग हो जाए। अध्यक्ष जी, मैं किसी भाजपाई नेता का कोट नहीं कह रही, ये पंडित जी का बहुत बहुचर्चित कोट है जो उस समय के अखबारों में छपा था। मैं इन्हें कहती हूँ 6 मार्च 1956 का इंडियन एक्सप्रेस निकाल के देख लो, इन्वर्टेड कॉमास में ये कोट छपा हुआ। तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद विलय हो गया। विलय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए, तरह तरह के फार्मूले, मुल्की रूल्स, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स, फार्मूला नंबर 6, जियो नंबर 610, ग्रिगलानी कमीशन, इतने उपाय किए गए, लेकिन उनमें से कोई उपाय भी कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि सारे के सारे उपाय कागजों में रहे, धरती पर नहीं उतर पाए और नतीजा वही हुआ, मर्ज बढ़ता गया, जू दबा की। ये पुराना इतिहास मैंने इसलिए बताया कि मैंने कहा कि तेलंगाना के निर्माण में हो रही देरी, क्योंकि शायद इरिटेट हो रहे हैं गृह मंत्री, मैं उन्हें कहना चाह रही हूँ, मैं इस पर ज्यादा समय नहीं ले रही, ये केवल इतिहास बताना जरूरी था ताकि सदन को समझ में आ जाए कि विलय की पृष्ठभूमि क्या है। मैं वर्तमान पर आ रही हूँ और वर्तमान शुरू करूंगी 2004 से, यूपीए की पहली सरकार से। अध्यक्ष जी, 2004 में टीआरएस का समझौता हुआ
कांग्रेस के साथ इकट्ठे चुनाव के मैदान में गए। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षा ने करीमनगर की एक सभा में आश्वासन दिया लोगों को कि हम तेलंगाना का निर्माण करेंगे। लोगों ने विश्वास किया, झोली भर भर वोट दिया इन्हें। उसके बाद ये सरकार में आ गए। सरकार में टीआरएस इनका एक पार्टनर बना और पार्टनर बनने के बाद इन्होंने एक सीएमपी बनाया। अभी बैठे नहीं है कोई भी यहाँ। द यूपीए गवर्नमेंट विल कंसीडर द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए तेलंगाना स्टेट एट एन अप्रोप्रिएट टाइम आफ्टर ड्यू कंसल्टेशंस एंड कंसेंसस। ये ठीक है ना? ठीक है ना? 3 राइडर्स इन्होंने लगाए, अप्रोप्रिएट टाइम, वाइडर कंसल्टेशंस एंड कंसेंसस। ये आपका सीएमपी बना। उस सीएमपी के आधार पर मैम, ये मई 2004 का सीएमपी है जब सरकार है। उसके बाद पहला राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ। यूपी की सरकार मई में बनी, जून में राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ। उसी सीएमपी से भाषा उठाई गई, मगर एक राइडर हटा दिया गया। ये प्रेसिडेंट अभिभाषण से, राष्ट्रपति अभिभाषण से पढ़ रही हूँ। द गवर्नमेंट विल कंसीडर द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए तेलंगाना स्टेट एट एन अप्रोप्रिएट टाइम एंड आफ्टर ड्यू कंसल्टेशंस। कंसेंसस शब्द हट गया, हमें लगा एवोल्यूशन हुआ। 3 राइडर्स थे सीएमपी में, लेकिन सरकार शायद वाकई गंभीर है और उन्होंने कंसल्टेशंस की बात करके रोक दिया, क्योंकि शायद कंसेंसस होना संभव नहीं था। तो कंसेंसस शब्द हटा दिया गया। ये राष्ट्रपति का अभिभाषण है, जो सरकार का नीति निर्देशक सिद्धांत होता है, जिसको मानना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसको तो आप मानेंगे। सीएमपी के आधार पर यह राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ और उन्होंने एक राइडर हटा करके 2 राइडर इसमें दिया। अध्यक्ष जी, पूरा कार्यकाल निकल गया 2004 से 2009 तक का। वो अप्रोप्रिएट टाइम नहीं आया, वो उचित समय नहीं आया। कंसल्टेशंस हुई होंगी, बहुत राजनीतिक उठापटक हुई, टीआरएस से समझौता टूटा, उन्होंने रिजाइन किया, दोबारा चुनकर आए, फिर रिजाइन किया। उस राजनीतिक घटनाक्रम में मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन 2004 के बाद 2009 का चुनाव हुआ। तेलंगाना के लोगों ने सोचा कि शायद हमने टीआरएस को ज्यादा जिता दिया था, इसलिए हमको तेलंगाना नहीं मिला। इस बार कांग्रेस को झोली भर भर जिताओ, शायद हमें तेलंगाना मिल जाए। एक उम्मीद भरी निगाह से उन्होंने वोट दिया और 17 में से 12 एमपी कांग्रेस के जीत करके आए तेलंगाना से। 17 में से 12 एमपी, जिसमें एक यहाँ बैठे हैं आज के। 17 में से 2 बैठे, तभी मैंने कहा ना 4 यहाँ हैं, 13 इस्तीफा देकर चले गए। इस्तीफा आपका भी है, मगर आप अटेंड कर रहे हैं हाउस। आप अटेंड कर, अच्छा है अटेंड कर रहे हैं हाउस, तो कम से कम मेरी जबान में जबान मिलाने वाला कोई एक स्वर तो है। अध्यक्ष जी, 2009 के चुनाव में 12 सांसद वहां से जीत करके आए, लेकिन कोई कदम भी 6 महीने तक आगे नहीं बढ़ा। तो टीआरएस के नेता केएस राव ने अनशन किया 29 नवंबर 2009 को। वो आमरण अनशन पर बैठ गए। ये विषय 7 दिसंबर 2009 को मैंने इस सदन में उठाया। मैं आज पहली बार तेलंगाना पे नहीं बोल रही हूँ। तेलंगाना का निर्माण मेरा प्रिय विषय रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से एक भी एमपी वहाँ का जीता हुआ नहीं है। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के नाते ये हमारा फर्ज बनता है। और पहले नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हमेशा अडवाणी जी बोलते रहे, और मैं बताऊंगी अडवाणी जी ने क्या क्या बोला। और अब नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं बोलती हूँ, क्योंकि कोई प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इतने बड़े विषय से अपने आप को अलग नहीं रख सकती। अध्यक्ष जी, 7 दिसंबर को मैं यहाँ बोली, वो विषय मैंने उठाया। एक दिन के बाद 9 दिसंबर को आपने चेयर से इंटरवीन किया। केएस राव की हालत बिगड़ रही थी। आपने चेयर से कहा कि आप पूरे का पूरा सदन उनके बारे में चिंतित है, कुछ होना चाहिए। और उसके बाद पूरे सदन का हर नेता बोला, हर पार्टी का नेता, गुरदास दास गुप्ता बैठे हैं वो बोले, शरद यादव बोले, मुलायम सिंह यादव बोले, लालू यादव बोले, अनंत गीते बोले, अजनाला जी बोले, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यहाँ नहीं बोला। ये 9 दिसंबर की बात है। 9 दिसंबर बहुत अहम है तेलंगाना के इतिहास की जिंदगी में, मैं इसलिए इसकी बात कर रही हूँ। 9 दिसंबर को आप बोली, आपके बाद ये सारे बोले, सरकार हरकत में आई और एक संयोग बना। 10 दिसंबर को श्रीमती सोनिया गांधी का जन्मदिन होता है, तो 9 दिसंबर की रात को आज के गृह मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने अर्धरात्रि में घोषणा की। वो घोषणा मैं पढ़कर सुनाती हूँ। होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम लेट इन द नाइट सेड, इन्वर्टेड कॉमास में है,
the process of forming the state of Telangana will be initiated. An appropriate resolution will be moved in the assembly. We are concerned about Rao's health. We request him to withdraw his fast immediately. We also appeal to all concerned, especially students, to withdraw their agitation and help restore normalcy. सारे राइडर्स इसमें से हट गए, ना कंसल्टेशंस, ना कंसेंसस, एक कैटेगोरिक अश्योरेंस गृह मंत्री की तरफ से आया और रात को अर्धरात्रि को आया और उसी समय तेलंगाना में पटाखे फूटने लगे और उनको ये लगा कि श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिन का तोहफा देश के गृह मंत्री ने उन्हें दिया है। आतिशबाजी हुई, रात को दिवाली हुई। पहली बार तेलंगाना के लोगों को ये उम्मीद पूरी होती लगी, क्योंकि होम मिनिस्टर ने ये कहा The process of forming the state of Telangana will be initiated. An appropriate resolution will be moved in the assembly. इसमें कहीं consultations और consensus का बात नहीं था, बल्कि अब उन्हें लगा कि कैटेगोरिक एश्योरेंस। अध्यक्ष जी आडवाणी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, मैं बहुत आभारी हूँ, आप मुझे अवसर दे रही हैं। मैं सदन को इस बात के लिए बधाई दूं कि आपने सदन में जिस प्रकार आंध्र की स्थिति में हस्तक्षेप करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। संसद के हस्तक्षेप के कारण सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए मैं सरकार को भी बधाई और संसद को भी बधाई देना चाहता हूं। जिन दो बातों के बारे में सदन में कल चिंता प्रकट की गई थी, उन दोनों बातों का एक प्रकार से समाधान हो गया। हम चाहते थे कि तेलंगाना की जनता की इच्छा अनुसार तेलंगाना प्रदेश बने और हम चाहते थे कि हमारे सांसद के साथी जो 10 दिन से अनशन पर थे, जिनके स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक हो गई थी, उनके जीवन को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। ये दोनों बातें हो गई। मुझे इसकी बहुत खुशी है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ अध्यक्ष जी कि केवल तेलंगाना में नहीं बल्कि सदन की भी उम्मीद विश्वास में बदल गई और हमको ये लगा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया। 10 दिसंबर को प्रणब मुखर्जी भी यहाँ बोले थे और बधाई दी सदन में, क्योंकि हमको ये लगा कि 9 दिसंबर का वो दिन माइलस्टोन बनेगा, मील का पत्थर बनेगा तेलंगाना के निर्माण में। लेकिन अध्यक्ष जी मुझे हैरानी है, 9 दिसंबर को ये सब घटता है इस सदन में, तेलंगाना में पटाखे चलते हैं। 23 तारीख को गृह मंत्री बदल गए। 14 दिन के अंदर अंदर गृह मंत्री का बयान आ गया, देयर इज नो कंसेंसस ऑन तेलंगाना क्रिएशन। मैं पूछना चाहती हूं, जब राष्ट्रपति अभिभाषण में आपने कंसेंसस शब्द हटा दिया था, आपने कहा था केवल वाइडर कंसल्टेशंस, नो कंसेंसस, आपने कोई बात नहीं की थी कंसेंसस की। 23 दिसंबर को जबकि प्रोसेस इनिशिएट हो जाना चाहिए था, आपने कंसेंसस की बात करके वापस बैक टू स्क्वायर वन ला करके खड़ा कर दिया। 23 दिसंबर को ये बदल गए और अध्यक्ष जी इस सारे में से निकला वो जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन, जिसका जिक्र अभी अपनी रिपोर्ट में, अभी अपने वक्तव्य में गृह मंत्री जी ने किया है। जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन, मैं आज कहना चाहती हूं, बिना संकोच के कहना चाहती हूं कि जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन ने जितना इनजस्टिस तेलंगाना के साथ किया है, वो तेलंगाना का इतिहास कभी भूलेगा नहीं। दिस इज नॉट टू मच, आई विल शो यू। आप मुझे केवल 5 मिनट दें, मैं कॉलिंग अटेंशन का फॉर्म वक्तव्य पर आ रही हूँ। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट पर है और आपने कहा कि उन्होंने 6 फार्मूले आपको दिए, लेकिन पहली बार हुआ है अध्यक्ष जी, इतने कमीशन और कमेटियां इस देश में बने, हमेशा जो उनकी रिपोर्ट होती है वो सार्वजनिक तौर पर दी जाती है। पहला कमीशन है जिसने सार्वजनिक रिपोर्ट अलग दी है और एक गुप्त रिपोर्ट अलग दी है, एक सीक्रेट रिपोर्ट उन्होंने इनको अलग से दी है। और वो सीक्रेट रिपोर्ट जिसका जिक्र, एक मिनट, जिसका जिक्र गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में नहीं किया, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई एक सीक्रेट रिपोर्ट श्री कृष्णा कमीशन ने आपको दी है? और उसका जवाब भी मैं देती हूँ, अगर ये मना करें तो कर नहीं सकते, क्योंकि आज के युग में कोई चीज गुप्त नहीं रहती। खोजी पत्रकार सब कुछ निकाल लाते हैं, अब तो रिपोर्टें पहले लीक हो जाती हैं। कांग्रेस के ही एक सांसद ने, एसएम नारायण रेड्डी, श्री एम नारायण रेड्डी, कांग्रेस के पूर्व सांसद ने
एक याचिका दायर की आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में, और उन्होंने वहां ये कहा कि हमें पता चला है कि श्री कृष्णा कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी दिया है, उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पब्लिक किया जाए, ये प्रेयर की उन्होंने। जिस बेंच के सामने ये पिटीशन लगी, उस बेंच के लोगों ने सरकार से कहा कि अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो आपको हमारे पास लाना होगा। वो उन्होंने रिपोर्ट वहां दी। अध्यक्ष जी, मैं कहीं और से नहीं, मैं उस जजमेंट में से पढ़ रही हूँ, मैं उस जजमेंट में से पढ़ रहा हूँ, स्टेट नहीं, मैं उस जजमेंट में से पढ़ रही हूँ। वो जजमेंट पब्लिक डोमेन में है, जजमेंट का ऑपरेशन स्टे हुआ है, वो जजमेंट पब्लिक डोमेन में है। मैं केवल ये कह रही हूँ, मैं केवल ये, लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि रिपोर्ट नहीं आई। That the committee travelled beyond the terms of reference in its endeavour to persuade the Union of India not to accede to the demand for Telangana is demonstrated in a 3-page supplementary note appended to the note representing chapter 8। उन्होंने माना कि एक चैप्टर नोट 8 है, और क्या कहता है वो, आप हैरान हो जाएंगी। वो जो नोट है वो कहता है पॉलिटिकल मैनेजमेंट करिए, मीडिया मैनेजमेंट करिए। आप हैरान होंगी, सदन को चौंकाने वाली चीजें कह रही। उस नोट में क्या लिखा है? देयर इज अ नीड फॉर एंश्योरिंग यूनिटी अमंग द लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट। देयर इज ऑल्सो अ नीड for providing strong and firm political leadership and placement of representatives of Telangana in key positions. This aspect was discussed with FM and HM in September 2010. Action also needs to be initiated. Action also needs to be initiated for softening the TRS to the extent possible. ये रिपोर्ट है। The Congress High Command must sensitize its own MPs and MLAs and educate them about the wisdom for arriving at an acceptable and workable solution, with the ruling party and main opposition party being brought on the same page. These support mechanisms have a higher probability of becoming successful. वो नोट कहता है मीडिया मैनेज करिए, और मीडिया मैनेजमेंट के लिए क्या कहता है कि वहाँ इतने इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, इतने प्रिंट के चैनल्स हैं। मैडम, आप हैरान हो जाएंगी, जस्टिस रेड्डी कहते हैं, मोर डिस्टर्बिंग इज द सजेशन given by the committee to the government. Advani ji, more disturbing is the suggestion given by the committee to the government. It reads, the print media is hugely dependent on the government for advertisement revenue, and if carefully handled, can be an effective tool to achieve this goal. Okay. जिसका नाम है यादी रेड्डी, और ये इतना बड़ा तेलुगु का नोट अपनी आत्महत्या से पहले लिख कर गया। मैं केवल 4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि वो लड़का दिल्ली में आकर के आत्महत्या करके गया, और उसने कहा, हैदराबाद ट्रेन चढ़ने से पहले बहुत सारे ख्यालों में कुछ सोचता हुआ यहाँ आ गया, लेकिन मैं चाहता था माँ के हाथ का खाना खा के और आशीर्वाद लेकर आऊँ, लेकिन लगा कि कहीं पैर पीछे न हट जाएं, इसलिए मैं नहीं आया। मैं अपना इलाका छोड़ के जा रहा हूँ। मैं कितने सपने देखा था, मेरा तेलंगाना छोड़ के जा रहा हूँ। मन में पूरा दुख है। सच बोलना है तो मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया। आने के बाद मन में एक ही इच्छा है, और कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैंने सोचा वो करूँगा। तेलंगाना होने के लिए मैं भी भागीदार बनूंगा। आप बोलिए, आप बोलिए। जितना संजीदा विषय है उतनी संजीदगी से मुझे बोलने दिया जाएगा, लेकिन उतनी संजीदगी से मुझे बोलने नहीं दिया गया, टोका टोकी की गई। इसलिए मैं गृह मंत्री जी आपसे और कोई ज्यादा चीजें ना पूछते हुए आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैं पूछ रही हूँ और निवेदन करना चाहती हूँ कि ये कंसेंसस, ये वाइडर कंसल्टेशंस बहुत हो गई। अब आपने एक फ्रेश रेजोल्यूशन की बात की, जिसको चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जरूरत नहीं है कॉम्पोजिशन ऑफ असेंबली। मैं ये कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे एक निवेदन करना है कि आप तेलंगाना का बिल लेकर आइए। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, 2/3 सांसद आपको चाहिए, हम जुटाएंगे वो सांसद। मैं आपसे निवेदन करती हूँ। प्रणव जी, आप बैठिए। धन्यवाद। 1 मिनट अध्यक्ष जी। एक मिनट लेंगी सुषमा जी। प्रणव दा, आपने कल ये अपील की थी कि हम जो बिल ला रहे हैं उन बिलों पर विपक्ष आकर के साथ दे। आज मैं अपील कर रही हूँ, आप बिल लाइए, हम सब साथ देंगे और तेलंगाना का निर्माण होना चाहिए। लेकिन जो अगर मैं अपील आपसे कर रही हूँ, सरकार से कर रही हूँ बिल लाने की, तो मैं सदन से भी अपील कर रही हूँ कि हमें तेलंगाना के लिए मरने वाले लोगों से एक अपील करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि वो मरे नहीं, वो तेलंगाना बनता हुआ देखने के लिए जिंदा रहें, वो मरे नहीं। उन लोगों का मरना देश के हित में नहीं होगा, घातक होगा।
इसलिए मैं केवल वहाँ के अपने बहन भाइयों से एक अपील करना चाहती हूँ, सोदर सोदरी मनुलारा, तेलंगाना कोसम बलिदानम वद्दू, तेलंगाना चूड़ा डाणकी ब्रतकाली। धन्यवाद।